औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब शौकत साहब सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब विकास श्रीवास्तव साहब, खतीब अलवी साहब, हमारे कौमी स्पोक्सपर्सन मोहतरम जनाब आसिम वक़ार साहब, अब्दुल्ला हुसैन साहब, इजहार अंसारी साहब और ज़िले के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अजीज़ दोस्तों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के जलसे में शिरकत की। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने आया हूँ कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप सब लोग मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और उत्तर प्रदेश में मेरी आप तमाम से अपील है कि इस बार इंशाअल्लाह ताला हमको जिस तरह उत्तर प्रदेश में दीगर बिरादरियों ने, कास्ट ने अपनी अपनी एक सियासी लीडरशिप को बना दिया, ये ज़रूरी है, वक्त का तकाज़ा है और हालात मुल्क के जो जिस तरीके से तेज़ी से तब्दीली पैदा हो रही है, आए दिन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर, मुस्लिम अक़लियत पर, कमज़ोरों पर हुकूमत की तरफ से, फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की तरफ से जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जो नाइंसाफ़ियों के दौर से हमको गुज़रना पड़ रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपनी एक सियासी लीडरशिप बनाना ज़रूरी है और ये लीडरशिप जब आपकी दुआओं से, आपके वोट से बनेगी तो यकीनन भारत मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश में मजबूती आएगी, फ़िरक़ा परस्ती में कमी होगी और जो मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जाता, हम उन हुकूक को हासिल कर पाएंगे। तो मेरी आप तमाम से ये अदबन गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करिए। मुझे यहाँ पर अभी हमारे विकास श्रीवास्तव साहब ने बताया कि आपकी विधानसभा में यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं जिसकी लिस्ट हमको दी गई कि मदरसे जो जदीद कारी हैं उसके असातिज़ा को 2017 से उन टीचर्स को तनख्वाह नहीं दी गई, किसानों को खाद के लिए कतारों में लगना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं और उनको खाद नहीं मिलती, मजबूरन किसान भाइयों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार से कि किसानों को यहां पर खाद क्यों नहीं फराहम की जा रही है और क्यों ब्लैक मार्केटिंग खाद की हो रही है, फर्टिलाइजर की हो रही है। ये पूरा बाराबंकी का जिला, यहां पर सबसे ज्यादा मेथी की खेती होती है, लेकिन आज तक यूपी में बीजेपी और योगी की सरकार ने मेथी की फरोख्ती के लिए कोई एमएसपी तय नहीं किया गया। मत्था हाँ पेपरमेंट, हाँ मेंथा पेपरमेंट सही है, मिथा में पेपरमेंट जो उसका एमएसपी यहाँ पर तय नहीं किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके विधानसभा के और बाराबंकी जिले के ये मसाइल हैं। अक्टूबर में यहाँ पर
सरयू नदी के किनारे जितने गांव थे, अक्टूबर में इतनी बड़ी बारिश हुई, आप देखते हैं कि गन्ने की खेत मुतासिर हुई। क्या क्या वहां पर किसानों को तकलीफ नहीं उठाना पड़ा। उसका जो काम था वो काम भी योगी सरकार मुकम्मल नहीं कर सकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस जिले में बड़ी तादाद में हमारे अंसारी भाई रहते हैं। वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हैंडलूम और पावरलूम को बुरी तरह से मुतासिर करके रख दिया गया, बल्कि एक्सपोर्ट पॉलिसी में तब्दीली के बाद आज उनको बहुत बड़ी तकालीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे अंसारी भाइयों को आज आप देखते हैं कि बिजली की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया कि आज वो अपना पावरलूम और हैंडलूम की वो छोटी इंडस्ट्री को भी नहीं चला पाते। यानी हर महाज पर बीजेपी की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हो गई। और हद तो ये हो गई कि अगर हमारा कोई नौजवान बच्चा बैरूनी मुल्क जाना चाहता है काम करने के लिए और अगर पासपोर्ट बनाता है तो पासपोर्ट के लिए बगैर 1000 या 2000 रुपये रिश्वत दीजिए तभी उसका पासपोर्ट बनता है, उसका क्लियरेंस किया जाता है। और मोदी जी दिल्ली में बैठकर बोलते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर यूपी की पुलिस को खाने दूंगा। यानी पासपोर्ट बनने के लिए 1000 से 2000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में आप बेहतर जानते हैं कि जब तक 20 से 30 हजार का कमीशन नहीं दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण में भी घर नहीं मिलता किसी को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक लंबी फेहरिस्त है कि यहां पर जो काम नहीं किए गए। यहां पर मजलिस के उम्मीदवार को जिला परिषद के इलेक्शन में कामयाबी भी मिली थी, मगर प्रशासन ने और हुकूमत ने हारने वाले को सर्टिफिकेट दे दिया जिसका ताल्लुक समाजवादी से था। इंशाअल्लाह ताला तुमने सर्टिफिकेट तो ले लिया, मगर इस विधानसभा में मजलिस कामयाब होगी और यहां से बीजेपी और तुमको हराएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना सिर्फ ये बल्कि यहां पर जो जिला दवाखाना है वहां पर हमारे महिलाओं को अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, हामिला होती हैं, तो उनको वहां पर कई वैकेंसियां हैं डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में, मगर योगी सरकार उन वैकेंसीज को पूरा नहीं करती। और अगर कभी रात में खुदा ना खास्ता हमारी किसी बहन को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती तो गवर्नमेंट के उस अस्पताल में कुछ नहीं होता, प्राइवेट अस्पताल में जाकर उनका इलाज कराना पड़ता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है और एक मंसूबाबंद तरीके से बीजेपी ने मुसलमानों में जो हमारे कुरैश बरादरी हैं और अंसारी बरादरी हैं, जो मुनकर भाई हैं, उनको माशी तौर पर बर्बाद करने की पॉलिसी बनाई गई। उनको बेरोजगार करने की पॉलिसी बीजेपी बनाती रही। आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुरैश बरादरी के लोग हैं उन पर गोश्त की पाबंदी लगा दी गई और जो फैक्ट्री स्लॉटर हाउसेस थे उनको बजाय रेगुलाइज किया जाता, उनको परमिशन दिया जाता, उसको बंद करके रख दिया गया, जिससे हजारों की तादाद में रोजगार मुतासिर हुआ है। और फिर हमारे अंसारी भाई हैं, पावरलूम और हैंडलूम का मामला है, एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी गई और उस एक्सपोर्ट पॉलिसी के बदलने की वजह से और बिजली में उसकी कीमतों में इजाफा करने से आज आप देख रहे हैं कि ये लोग भी आज परेशानी के आलम में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। यही बाराबंकी के जैदपुर शहर में वो विधानसभा भी है, वहां का हैंडलूम मशहूर था, मगर आज आप जाकर देखिए सिर्फ 1000 हैंडलूम के बचे हुए हैं, वरना एक जमाने में वहां का जो बनता था कपड़ा वो सारी दुनिया में जाता था। इसका जिम्मेदार कौन है?
इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप देखते हैं कि पुलिस के जरिए से कस्टोडियल डेथ होती है, उस पर बीजेपी की सरकार कोई हरकत नहीं करती, बल्कि जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अफसोस इस बात का होता है कि अगर कस्टोडियल डेथ में मरने वाले का नाम अगर मुसलमान होता है तो हुकूमत की तरफ से उन पुलिस अहदेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गोरखपुर में गुप्ता साहब को पुलिस कस्टडी में पुलिस के जुल्म से उनकी मौत वाक़ हो गई, हमने भी उसका कंडेम किया, उसकी मजम्मत की। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री गुप्ता परिवार के पास पहुंच जाते हैं, 50 लाख का चेक देते हैं और उसके बाद उन खाती पुलिस वालों को सस्पेंड के साथ गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लखनऊ में एक आलाजाद के बच्चे का गलत तरीके से एनकाउंटर करके उसकी मौत के घाट उतार दिया जाता है, हमने भी उसका कंडेम किया, मगर वो बच्चा आलाजाद का था, इसीलिए मुख्यमंत्री ने उन पुलिस वालों को सस्पेंड के साथ गिरफ्तार भी कर दिया। मगर अब यही बीजेपी की सरकार में अल्ताफ नामी बच्चे को काशगंज की पुलिस स्टेशन में उसको लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है पुलिस की तरफ से काशगंज की कि उस पर एक इल्जाम लगा दिया गया कि वो किसी एक बच्ची को लेकर भागा था। और जब अल्ताफ को काशगंज के पुलिस स्टेशन में लाया गया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 24 घंटे से कम वक्त में उसकी लाश को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। ये कहकर के अल्ताफ ने काशगंज के पुलिस स्टेशन के बैतुल खला में टॉयलेट में एक 2.5 फीट की नल की टूटी से अपने किसी कपड़े के तागे को निकालकर खुदकुशी कर ली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मालूम ये हुआ कि अल्ताफ की खुदकुशी उस नल के टूटी से नहीं हो सकती 2.5 फीट की। उसका वालिद खुद पुकार पुकार कर कहता रहा कि मैंने पुलिस के बोलने पर अपने बेटे को पुलिस स्टेशन लेकर गया। आप बताइए कि पुलिस स्टेशन में अल्ताफ को मार दिया जाता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता सिवाय इसके कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया या उनका सस्पेंशन हो जाता है। कोई अल्ताफ के परिवार से जाकर न मुख्यमंत्री मिलते हैं, न ये बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उनके लोग जाकर अल्ताफ के पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं करते, ना उनके भाषणों में अल्ताफ की मौत का जिक्र होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीडिया ने ये देखना लिखना भूल गई कि जो इस बच्ची के को अल्ताफ पर इल्जाम था कि उसने उस बच्ची को लेकर भागा था, वो कम उम्र नहीं थी, वो 18 साल से बड़ी उम्र की लड़की थी, मगर अल्ताफ की जान चले गई। आज एक बाप अपनी औलाद से महरूम हो गया, एक माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा भूल गए, मगर कोई अल्ताफ की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्नाव का फैसल 17 साल का बच्चा जो तरकारी बेचता था, उसको पुलिस स्टेशन में उसकी मौत हो गई, मगर उसके खिलाफ उन पुलिस के अहदेदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ना उनको गिरफ्तार किया जाता है। आखिर क्या बात है कि अगर मरने वाले का नाम मुसलमान है तो कोई सियासी जमात बशमूल बीजेपी और दीगर सियासी जमातें उस पर रिएक्ट नहीं करती? आखिर ये कौन सी सियासत है कि इंसान तो इंसान है, मरने वाला जान चले जाती है, मगर मौत भी जब होती है तो देखा जाता है कि उसका ताल्लुक किस समाज से है, किस मजहब से है, और उसी के मुताबिक वो तमाम पार्टियां अपना अपनी बात करती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी का सिलसिला है, ये जुल्म है, और इस जुल्म का खात्मा आप उसी वक्त कर पाएंगे जब आप अपनी एक सियासी क़यादत को मजबूत करेंगे, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करेंगे। याद रखो उत्तर प्रदेश के मेरे मुसलमानों, अगर तुम इस जुल्म का खात्मा करना चाहते हो तो सियासी ताकत बनो। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं पूरे इखलास के साथ आपके सामने ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहां पर हमको अगर अपने मसाइल को हल करना है, जमहूरियत और भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है
कि आप अपने वोट से अपने कैंडिडेट को कामयाब करें। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुमने नहीं देखा कि कैसे समाजवादी ने यादवों को मुत्तहिद किया और समाजवादी पार्टी के बाप और बेटे मुख्यमंत्री बन गए? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या आपने नहीं देखा कि कैसे काशीराम ने अपनी जिंदगी को अपने दलित समाज को उठाने के लिए लगा दी? आज उस समाज का एक नहीं कई मर्तबा बहन जी उसके मुख्यमंत्री बन गई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की एक सियासी ताकत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि ब्राह्मण समाज की एक सियासी ताकत और अहमियत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि राजभर और बनियों की एक सियासी ताकत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, बताओ क्या कुर्मियों की ताकत नहीं है? ये बाराबंकी का जिला है, यहां पर समाजवादी के एक बहुत बड़े बेनी प्रसाद वर्मा लीडर होते थे। क्या बेनी प्रसाद वर्मा ने अपनी जिंदगी नहीं लगा दी यहां पर कुर्मी समाज को उठाने के लिए, उनकी सियासी ताकत दिखाने के लिए? बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम 19% हो और उसके बावजूद भी ना तुम्हारी वोट की अहमियत, ना तुम्हारी जान की कीमत, ना तुम्हारे मसाइल का हल, ना नौजवानों के लिए रोजगार का कोई मसला। पुलिस का जुल्म होता है तो कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अगर ये तमाम मसाइल की आपको शिकायत है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मर्ज का इलाज हमारे पास है। ये मर्ज का इलाज हमारे पास है और उस मर्ज का इलाज ना समाजवादी पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास है। इस मर्ज का इलाज, ये मर्ज याद रखो, ये मर्ज बहुत बढ़ चुका है, ये मर्ज, ये डिजीज बहुत बढ़ चुकी है। अब इस मर्ज का इलाज करना है। इलाज आप कैसे करेंगे? जज्बाती तकारीर से नहीं, नारों से नहीं, थाली मार कर नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट देकर, उनको विधायक बनाकर, उनको असेंबली में भिजाकर, उनको सांसद बनाकर, पार्लियामेंट में भिजाकर, इस मर्ज का इलाज सिर्फ यही है कि मुत्तहिद हो जाइए, अपने वोट से अपने पार्टी को और अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करिए। बेनी प्रसाद वर्मा ने जिंदगी लगा दी अपने कुर्मी समाज को उठाने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज को इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी जान की कीमत नहीं, तुम्हारी वोट की अहमियत नहीं, तुम्हारे कोई मसाइल को हल नहीं किया जाता। और जब कभी भी चुनाव आते, अब आ रहा है विधानसभा का चुनाव, तो ये हमारे कौम में जो दल्लाल हैं, जिनको आप दल्ले कहते हैं, ये तमाम के तमाम दल्ले आएंगे और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहेंगे ये हमारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। कहेंगे, कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी मौत का इलेक्शन है। मुसलमानों, क्या 2014 का इलेक्शन जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2007 का विधानसभा का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2002 का विधानसभा का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2017 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2019 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मेरी बात तुमको कड़वी लगती होगी, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं इसलिए कड़वी लगती होगी। सच्चाई यह है कि कुर्मी समाज से कोई जाकर नहीं कहता कि अगर तुम कुर्मी कैंडिडेट को वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत का मामला हो जाएगा। कोई यादवों को जाकर नहीं कहता कि अगर तुम यादव को वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत की बात हो जाएगी। कोई ब्राह्मण समाज के लोगों को जाकर नहीं कहता कि वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत की बात हो जाएगी। कोई ठाकुरों से जाकर नहीं कहता कि अगर ठाकुर को वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत की बात हो जाएगी। कोई राजभरों से जाकर नहीं कहता। आखिर उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों को क्यों डराया जाता है मौत से? क्यों डराया जाता है कि चुनाव आ गए, जिंदगी और मौत का बात हो गई? असदुद्दीन अवैसी आता उत्तर प्रदेश को, मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर अगर आया हूं तो इन जालिमों के जुल्म को देख कर आया, वरना मैं नहीं आता हैदराबाद से।
मैं नहीं आता हैदराबाद से, और आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश में आता रहूंगा, चुनाव लड़ता रहूंगा और आपकी आवाज को, आपके मसाइल को उठाता रहूंगा। अब चुनाव आ रहे तो ये दल्ले पुकार रहे जो कभी दिल्ली में, तो कभी लखनऊ में, तो कभी पूर्वांचल में, तो कभी वेस्टर्न यूपी में बैठकर आकर कहते हैं, कानों में जिस तरह शैतान कहता है, खुसखुस जैसे शैतान करता है। कहेंगे नौजवानों से कि तुम नौजवान हो, जिंदगी मौत का फैसला है। बुजुर्गों से कहेंगे जिंदगी मौत की बात है। अरे आखिर कब तक तुम हमको इसी तरह डराते डराते हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिए। हमारे वोट तो हासिल कर लिए, ना हमको तुम चैन से जीने दे रहे, ना हमारी मौत में भी इज्जत है। अगर हमारी मौत में इज्जत होती तो हमारा बच्चा बैतुल खला में नहीं मरता। अगर नौजवानों की जिंदगी की अहमियत होती तो अल्ताफ बैतुल खला में नहीं मरता। अगर मुसलमान की इज्जत होती, अगर मुसलमान की इज्जत होती तो मौत में भी इज्जत होती, वरना वो फैजान को पुलिस स्टेशन में मार दिया गया। मेरे भाई बताओ, तुम कब बेदार हो गए? बेदार आपको होना है। दुनिया बेदार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का हर समाज 25-30 साल पहले बेदार हो चुका है और आप और हम सो रहे हैं। उठो, जागो, जागो। अगर तुम आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब शोरे क़यामत होगा। तुम जब जागोगे जब शोरे क़यामत होगा। आज जागो, कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा, याद रखो इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ हिम्मत करना है, अपने फैसलों पर भरोसा रखना है और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ में है। अगर जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ तो जिस दिन मैं पैदा हुआ मेरे कान में अज़ान दी जाती है। देते नहीं देते कान में अज़ान? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है बताओ? जब मुसलमान पैदा होता है, चाहे बेटा या बेटी, तो पहले बुलाया जाता है किसी एक बुजुर्ग को, खानदान के या नेक आदमी को कहा जाता है कि दोनों कान में अज़ान दो। उसका मतलब यह है कि अब तुम्हारी कान में अज़ान दे दी गई, अब कभी भी तुम्हारी मौत हो सकती है और जब तुम्हारी मौत होगी तो कान में नहीं, जनाजा खड़े रहेगा और तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। तो अपनी जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में। मौत तो बरक़ है, मौत तो बरक़ है, कोई नहीं बचेगा। असदुद्दीन ओवैसी भी जाएंगे दुनिया से, योगी भी जाएंगे, मोदी भी जाएंगे, अखिलेश भी जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे इस दुनिया से, कोई नहीं बचेगा, सब जाएंगे। मगर जिंदगी का मियार, जिंदगी तुमने कैसे गुजारी वो देखो। मैं आपसे सिर्फ यही दर्दमंदाना गुजारिश करने आया हूं कि डर डर कर वोट मत दो इन लोगों को, डर डर कर वोट मत दो। ये कुछ नहीं किए, वोट तो ले लिए। बताओ, वोट तो ले लिए, हासिल क्या किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, यहां की विधानसभा में 5 साल पहले समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार थे गोप साहब, क्या आपने यहां पर जो बीजेपी का विधायक है उसको वोट दिया, समाजवादी के कैंडिडेट को वोट दिया? बताओ, शर्माओ में समाजवादी को दिया ना आपने, दिया ना आपने। तब भी वो 22,000 से कैसे हार गए? कैसे हारे 22,000 से वोट? कैसे हारे 22,000 से वो? और आपको मालूम कि 2012 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी दूसरे नंबर पर नहीं थी, चौथे नंबर पर थी। यहां पर 2012 से 17 में बीजेपी जीतती है, 22,000 वोट से जीतती है। आप तमाम मुसलमानों ने वोट दिया मगर बीजेपी को नहीं दिया, आपने किसी और को दिया। इस बुनियाद पर दिया कि जिंदगी मौत की बात है, जिंदगी मौत की बात है, आपने दे दिया, झोली भर भर कर दी। उसके बावजूद भी यहां से वो हार गए। क्यों हारे? इसलिए हारे कि समाजवादी पार्टी को दूसरों का वोट नहीं मिला।
ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 का, यहां से बीजेपी के एमपी में उम्मीदवार जीत गए, 1 लाख वोट से जीते। अब बताओ क्या आपने वोट नहीं दिया था? यहां से सपा और बीएसपी का अलायंस था 2019 में, 17 में अखिलेश और राहुल का अलायंस था, 19 में अखिलेश और बहन जी का था, 5 साल पहले विधानसभा में अखिलेश और राहुल का था। जब अखिलेश और राहुल मिले तो 22,000 वोट से हार गए। जब अखिलेश और बहन जी मिले तो यहां से बीजेपी का कैंडिडेट 1 लाख वोट से लोकसभा की सीट पर जीत गया। किसके वोट नहीं मिल रहे इन लोगों को? और आपको क्या है, हम मुसलमान हैं, हमको डालना है। आपके लिए तो ऐसा लग जाता है कि नमाज फर्ज है तो बोलते हैं वोट भी इनको डालना फर्ज है। सेकुलर पार्टियों, नमाज फर्ज है, इनको वोट डालना फर्ज नहीं है। उनको वोट डालो जो तुम्हारे लिए लड़ेंगे, जो तुम्हारे मसाइल को उठाएंगे, तुम्हारे बच्चों के स्कूल का मुतालबा करेंगे, जो तुम्हारी तरक्की की बात करेंगे। ये लोग सिर्फ वोट लेते और उसके बाद गायब हो जाते। अब जब मजलिस आकर इलेक्शन लड़ रही है तो हम पर इल्जामात की बौछार लगा दी जाती, हम पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाते, मगर हमको उसकी फिक्र नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि मुत्तहिद रहिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा उत्तर प्रदेश में पहला काम और मिशन यह है कि बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में ना बने और बाबा मुख्यमंत्री ना बने, बल्कि बाबा गोरखपुर में जाकर मठ में बैठ जाए। ये हमारी पहली कोशिश है। और दूसरी हमारी कोशिश ये है कि जहां मजलिस का उम्मीदवार होगा वहां पर उसको कामयाब करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आपका साथ, आपकी दुआओं की जरूरत है। अगर आपका साथ होगा, आपकी दुआएं रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी होगी। हम चाहते हैं कि बाबा दोबारा मुख्यमंत्री ना बने और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने किसानों के कानून को वापस ले लिया किसानों के कानून को। और फिर देश के सामने आकर देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी थी होगी। सुना था ना आपने? क्या कहा देश के प्रधानमंत्री? हमारी तपस्या में कोई कमी थी होगी। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। हाय हाय, गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। पॉलिटिक्स में आ गए बेचारे, एक्टर बच गए। तपस्या में कमी थी। 750 किसान मर गए, अपनी जान दे दिए। तपस्या तो वो कर रहे थे 1 साल से जो अपना मैदान नहीं छोड़े, अपनी जमीन को नहीं छोड़ रहे थे, जांच कर रहे थे। मोदी जी, आपको हमेशा अपने आप को हीरो बनाने का बड़ा शौक है, माने हर चीज अपने पे ले लेते हैं। मैंने तपस्या में कमी थी हमारी। कौन सी तपस्या आपकी? आप तो 300 एमपी के ऊपर गलत काला कानून बना दिए। जब किसानों ने कबूल नहीं किया, आपने उन किसानों पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया? खालिस्तानी है, ISI के हैं, पैसा आता है, बकवास, सब अनाप शनाप। और उसके बाद देख लिया कि मेरी इमेज में कमी आ रही है, मेरे खिलाफ ये मोदी ने महसूस कर लिया कि मुझे किसानों का दुश्मन करार दे रहे हैं। तो मोदी ने 24 की तैयारी के लिए कानून को वापस ले लिया। 2024 के चुनाव के लिए आज मोदी ने उस कानून को वापस ले लिया और ये इनकी तैयारी है। और बोल रहे कि मेरी तपस्या में कमी। क्या तपस्या किया? 700 किसान मर गए। और फिर कोई इनका बीजेपी का कोई मंत्री कहता है
कि कानून है, जुड़ते हैं, बनते हैं, फिर बनाएंगे। किसानों के साथ हम पूरे रोड पर निकल कर आकर ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के कारनामे, बेरोजगारी भारत के नौजवानों का मुकद्दर बन गया। 6% अनएम्प्लॉयमेंट है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंत्री खड़े होकर कहता है कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी के अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 36 लाख नौजवानों के नाम लिखे हैं। 36 लाख जिनको रोजगार चाहिए। आपने लॉकडाउन किया, बर्बाद कर दिया। जीएसटी किया, बर्बाद कर दिया। नोटबंदी की, गरीब बर्बाद हुआ, दौलतमंद को कुछ नहीं हुआ। अब एक और खुशखबरी, देश के प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि अगर कपड़ा खरीदोगे, जूता पहनोगे तो महंगाई कर दी। उसमें भी जीएसटी बढ़ा दिया। जूता और कपड़े पर जीएसटी बढ़ा दिए। अरे कितना खून चूसोगे आप? पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है कीमतें। अब कपड़े और जूते पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया। मगर बीजेपी का वोटर क्या करेगा? वो बीजेपी का वोटर अब क्या करेगा, ये देखना पड़ेगा। मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करिए। हम पर इल्जाम लगा, इसी बाराबंकी में आज से 1 महीना पहले हमारा जलसा हुआ, जिसमें हमने बाराबंकी में जहां पर मस्जिद थी जिसको शहीद कर दिया गया था, हमने उसके बारे में बात की तो योगी सरकार ने हम पर मुकदमा लगा दिया। हम बोले लेकर जाओ, हम ससुराल को जाने तैयार हैं। जेल को लेकर जाओ, जो करते करो। अगर आपका दिल बढ़ता है कि गोली मारना, 1 नहीं 6 मारो, कर दो एनकाउंटर, क्योंकि हमारी मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है, तुम नहीं करे। तुम नहीं कर सकते हमारी मौत का, जिंदगी का फैसला। और हम क्या कहे थे कि मस्जिद के बारे में हमने कहा था कि बाराबंकी की वहां पर मस्जिद को गरीब नवाज मस्जिद, हाँ, रामसनाई घाट में 17/5/2021 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो योगी सरकार ने हम पर केस बुक कर दिया, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा दिया। मुबारक हो आपको, आपने केस बुक कर दिया हम पे। हम तो इंतजार में थे कि आप हमको ले जाकर अपना मेहमान बना लेते, अपने दामाद को, मगर आपने नहीं किया। और हम पर इल्जाम लगाया कि ओवैसी ने झूठ कहा। अच्छा, हमने झूठ कहा ना, अब आप तुमको अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कोर्ट के डॉक्यूमेंट से पढ़कर सुना रहे हैं। बाबा सुन लो जरा, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? हाई कोर्ट ने कहा, फ्रॉम द एवरमेंट्स मेड इन द कंटेम्प्ट पिटीशन एज ऑल्सो द सबमिशन एडवांस prima facie it appears that the demolition of the mosque in question on 17/5/2021 by the respondent number 2 station house officer Ramsnahi Ghat Tehsil and district Barabanki as stated is in violation of direction number 4 and 5 of the order dated 22/4/2021। अब ये बताओ आप, हम झूठ बोले? हम झूठ बोले? मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। अच्छा, कोई समाजवादी का नहीं बोला मस्जिद शहीद हुई तो, कोई कांग्रेस का नहीं बोला, हम ही बोले, क्योंकि हमारी मस्जिद है। इनको क्या करना है? इनको तुम्हारे वोट से मतलब है, इनको मस्जिद से मतलब ना थी ना कभी है। इनको मुसलमानों के बच्चों के स्कूल से मतलब नहीं है, तालीम से मतलब नहीं है, बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज से मतलब नहीं है, अंसारियों के पावर लूम से मतलब नहीं है, कुरैशियों के कारोबार से मतलब नहीं है, मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो तुम्हारे वोट से सिर्फ, क्योंकि जिंदगी और मौत का बात है। मस्जिद जिंदगी और मौत नहीं है हमारे लिए। मस्जिद तो इबादत गाह है ना हमारी। बगैर किसी वजह के आपने किया, कोर्ट ने कहा, मगर केस हम पर बुक हुआ और आपसे कहा जा रहा है वोट इनको दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक अच्छा फैसला लीजिए। और डालना आपका अख्तियार है,
वो आपका जमहूरी अख्तियार है, मगर हमारा काम आपसे गुजारिश करना है, आपको समझाना है, आपको बतलाना है। और ये बार बार इस बातों में मत जाइए, ये कहेंगे आकर आपसे कि ओवैसी आया है तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे भैया, हम नहीं लड़े यहां से तो कैसे 22,000 वोट से बीजेपी जीत गई? हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, कैसे जीत गई बीजेपी? जब नहीं बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार के 3 लोग इलेक्शन हार गए, कोई नहीं बोलता। कैसे हारे वो? मुलायम सिंह यादव साहब, इनके बारे में क्या कहूं मैं? अगर बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के बारे में जो बातें कही हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोगों की आज की रात की नींद हराम हो जाएगी। इतनी बातें बेनी प्रसाद वर्मा ने इन समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के बारे में कही थी। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया। और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी को, और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे। क्योंकि जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया, उससे 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां NPR NRC की बात इसमें है। हमको याद थी, हमने पार्लियामेंट में तकरीर की, और जब अमित शाह हमारे सवाल तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए, तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो NPR NRC होगा नहीं होगा? तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी NPR NRC तो होगा। हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा बाहर। देखना जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे। हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता हमको, बहुत लोग घूरते हमको, बहुत से लोग घूरते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को। उन्हें कहा कि इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। याद रखिए NPR NRC के रूल बनेंगे, और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें थीं जो मैंने इखलास के साथ आपके सामने रखा। मेरी आपसे दबन गुजारिश है
कि मुत्तहिद हो जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल, मंजलिस का इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को और अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।